जय हिंद। अर्चना कॉम्पिटिटिव क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। अभी हम लोग बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक के बारे में पढ़ेंगे, जिसका कार्यकाल 1828 से लेकर 35 तक था। और इसको पढ़ने के बाद एक ट्रिक के माध्यम से जो अभी तक हम लोग पढ़े हैं बंगाल का गवर्नर जनरल पूरे को एक ट्रिक में देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग को अच्छा समझ में आ जाएगा उस ट्रिक से। पूरे जब इस वीडियो को पूरी वीडियो को आप जब देख लेंगे हमारी, तो ये पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, और ट्रिक पर तो ज़्यादा आप लोग को नहीं करना, ट्रिक अपने से बनाने की कोशिश करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंक। अब देखिए, लॉर्ड विलियम बेंटिंक जब बंगाल का गवर्नर जनरल बना, इससे पहले ये अपने जीवन की जो शुरुआत किया ब्रिटेन में एक एनसाइन, सेना में एक एनसाइन पद से शुरू किया और फिर अपने प्रतिभा के बल पर यह लेफ्टिनेंट कर्नल तक गया। और उसके बाद 1796 में ब्रिटिश संसद का यह सदस्य बना। ठीक है, और उस समय नेपोलियन का पूरे यूरोप में बहुत ज़्यादा दहशत था कि नेपोलियन अपना प्रसार कर रहा था, विस्तार कर रहा था, युद्ध लड़ रहा था। ठीक है, और उस समय ये उत्तरी इटली में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया और जिसके कारण इसे सैनिक अनुभव मिला। और उसी अनुभव के कारण इसे भारत में मद्रास का गवर्नर बनाया गया 1803 ईस्वी में। इसको नोट कर लीजिए, 1803 में, 1803 से 6 तक ये मद्रास का गवर्नर रहा। ठीक है, और इसी के समय में 1806 में इसने सैनिकों के माथे पर जातीय चिन्ह या धार्मिक चिन्ह और कानों में बालियां पहनना प्रतिबंधित कर दिया। अब जिसके कारण बेलोर के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। 1806 में बेलोर के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। बेलोर के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। ठीक है, जिसे बाद में दबा दिया ये। ठीक है, और उसके बाद इसे ब्रिटेन में यानी इंग्लैंड में वापस बुला लिया गया। ठीक है, यह वापस चला गया। वापस जाने के बाद से 1812 में इसे सिसिली द्वीप का, ठीक है, सिसिली द्वीप में अंग्रेजी सेना का कमांडर बनाया गया। ठीक है, यानी अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया। ठीक है, और उस समय ये सिसिली के लोगों को यह प्रेरणा दे रहा था कि आप लोगों को जैसे इंग्लैंड में संवैधानिक सरकार है वैसे ही सरकार की मांग करनी चाहिए। फिर जब यह भारत में बंगाल का गवर्नर जनरल बना, तो बनने के बाद से ये बहुत सारे सामाजिक सुधार किए और इसी कारण से इसे याद किया जाता है, सामाजिक सुधारों के कारण। ठीक है, और क्वेश्चन भी आते हैं यहाँ से। तो देखिए, सामाजिक सुधार में ये क्या किया था। सबसे पहले सती प्रथा पर प्रतिबंध। ठीक है, सती प्रथा पर प्रतिबंध, सती प्रथा पर प्रतिबंध। अब देखिए, सती का मतलब होता है सच्चरित्र या पवित्र नारी, और हिंदू धर्म में विवाह एक संस्कार माना जाता है। ठीक है, एक संस्कार माना जाता है। और उस समय यह माना जाता था कि अगर किसी औरत का पति मर जाता है तो उसके साथ ही उसके चिता पर उसकी पत्नी को भी जल करके मर जाना चाहिए, क्योंकि यह जन्म जन्मांतर का रिश्ता माना जाता था। जन्म जन्मांतर का रिश्ता माना जाता था। ऐसा माना जाता है कि यह शकों द्वारा लाया गया था। और जो प्राचीन जनजातियां थीं उनमें भी अगर आदमी मर जाते थे तो उनके साथ जो खाने का सामान प्लस शराब का प्याला, कुत्ते और प्रिय औरतों को दफना दिया जाता था, उनको दफना दिया जाता था। ठीक है, अब इसके बाद जो पुजारी टाइप के लोग थे वो भी 18वीं शताब्दी में सती प्रथा में उनका कहना था 18वीं शताब्दी में कि जिस औरत का पति मर जाता है, अगर वो अपने पति के चिता में जल करके मर जाती है, ठीक है, तो उसके पति के परिवार के 7 पीढ़ी के लोग स्वर्ग चले जाते हैं। ठीक है, इस टाइप की गलत भावनाएं थी। और उसके बाद फिर इसमें सबसे जो गलत बात थी कि जबरदस्ती औरतों को आग में डाल दिया जाता था। जबरदस्ती औरतों को क्या किया जाता था, आग में डाल दिया जाता था। अगर कोई मान लीजिए कम उम्र की औरत है, ठीक है, उसका
पति मर जाता है तो उसको भी मादक पदार्थ पिला करके और उसे उसके स्वेच्छा के खिलाफ ही डाल दिया जाता था चिता में। ठीक है, और इस टाइप का जो चल रहा था कुप्रथा, इसके विरोध में पहले भी जो शासक रहे उन लोगों ने भी विरोध किया, जिसमें सबसे पहला सती प्रथा पर जो प्रतिबंध लगाया था उसका आप लोग नोट कर लीजिए कि पुर्तगीज वायसराय अल्फांसो डी अल्बुकर्क, और इसने अपने क्षेत्र में सबसे पहले सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, इसे ही पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद से अकबर थे। ठीक है, अकबर ने भी अपने क्षेत्र में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश किया था। उसके बाद से फ्रांसीसियों ने भी अपने क्षेत्रों में प्रतिबंध लगाने की कोशिश की। ठीक है, अब 1800 ईस्वी आते आते, ठीक है, अंग्रेज जो गवर्नर थे ये लोग भारतीय सामाजिक जो सिस्टम था, ठीक है, यानी रीति रिवाज, उसमें यह लोग किसी भी प्रकार का कोई भी माने उसमें किसी प्रकार का रुकावट नहीं डालना चाहते या किसी प्रकार का ये लोग उसका खिलाफ नहीं करते थे। ठीक है, जब राजा राममोहन राय, ठीक है, राजा राममोहन राय, नोट कर लीजिए, मोहन राय, जिन्हें भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है, आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है, ये एक बुद्धिमान व्यक्ति थे और तार्किक व्यक्ति थे। जब इनके भाभी को उनके भाई की मृत्यु पर चिता में जला दिया गया साथ में, तो ये उसका विरोध में लॉर्ड विलियम बेटिंग उस समय था, इसको बहुत सारे लेटर लिखे। लॉर्ड विलियम बेटिंग को, जो बंगाल गवर्नर जनरल थे, इनको पत्र लिखे। ठीक है, और सती प्रथा का रुकवाने के लिए कहे। ठीक है, इससे पहले भी ये बहुत सारी पत्र पत्रिकाओं में सती प्रथा का विरोध कर चुके थे। जब लॉर्ड विलियम बेटिंग को पत्र लिख करके और उसे रोकने के लिए प्रेरित किए, तो उसने फिर क्या किया कि अपने जो सैनिक अधिकारी थे, प्रशासनिक अधिकारी थे और न्यायिक अधिकारी, ठीक है, इनसे सलाह ली है और इस पर उनका रिपोर्ट जानने की कोशिश की है। उन लोगों ने भी कहा कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, उसके बाद से इन्होंने क्या किया कि सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। सती प्रथा पर 1829 में लॉर्ड विलियम बेटिंग ने सती प्रथा पर धारा 17 के तहत प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, अब इसमें किसी प्रकार का विरोध नहीं है। जो रूढ़िवादी विचारधारा के भारतीय थे उन्हीं लोगों ने विरोध किया और प्रिवी काउंसिल तक के पत्र लिखा। ठीक है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो ये रहा सती प्रथा का अंत कर दिया गया। किसके द्वारा? लॉर्ड विलियम बेटिंग के द्वारा। किसके सिफारिश पे? राजा राम मोहन राय के सिफारिश पे। एक कई बार क्वेश्चन आ चुका है। उसके बाद से दूसरा जो था ठगों का अंत। ठीक है, ठगों का अंत, तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग, ठगों का अंत। ठीक है, अब देखिए जो ठग हैं, अभी जो ठग बोला जाता है, ठग का मतलब है कि अभी किसी प्रकार का झूठ साच बोल करके पैसा ले लेना या गलत सामान दे करके दूसरे सामान का पैसा ले लेना, इस टाइप का, या पैसा ले लेना देना, ठग टाइप का काम करना, इसको बोला जाता है। लेकिन उस समय जो ठग बोला जाता था इनको नहीं बोला जाता था। इस टाइप का अभी के जो ठग है वैसे नहीं थे। ये लोग हत्यारे और डाकू टाइप के लोग होते थे और इनका एक समूह होता था। अब ये लोग क्या करते थे कि अपने जिसको भी इसका शिकार बनाते थे उसका गला रेत देते थे, या फांसी, जैसे कि रुमाल रखते थे उससे इसका गले को दबा देते थे, दबा करके मार देते थे। तो इन्हें फांसीगार भी कहा जाता था। फांसीगार, ठीक है, फांसीगार भी कहा जाता था। और इन्हीं में अपना ग्रुप बटा हुआ था। कुछ लोग क्या करते थे कि गड्ढा खोदते थे और उसमें डाल करके मट्टी से दाब देते थे। पता ही नहीं चलता था आदमी का कि कहाँ गया। ठीक है, कोई प्रमाण नहीं मिलता था। और कभी कभी तो 400 के करीब भी इनकी संख्या हो जाती थी। और सबसे ज़्यादा जो इनका कार्य बढ़ा वो मुगलों का जब अंत चल रहा था, यानी मुगलों का जब शक्ति समाप्त हो रही थी और उसकी पुलिस प्रशासन अस्त व्यस्त हो गई, उस दौरान ये ज़्यादा विस्तार किए। ठीक है, जो ठग लोग थे। अब इसके लिए
लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने क्या किया कि कर्नल सलीमन को डिटेल किया और बोला कि इन पर कार्रवाई करो, तुरंत इनको पकड़ो। अब इसने क्या किया कि 1500 ठगों को अरेस्ट कर लिया और उसके बाद बहुत सारे को फांसी और आजीवन कारावास दे करके और इस तरह से इन्हें समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो ठगों को समाप्त कर दिया गया 1830 में। तो ये हो गया ठगों का अंत। और इसके बाद से सरकारी सेवाओं में भेदभाव का अंत। लिख लीजिए, सरकारी सेवाओं में। अब सरकारी सेवाओं में भी भेदभाव होता था। सरकारी सेवाओं में भेदभाव का अंत। ठीक है, अब देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय से सरकारी सेवाओं में भेदभाव चलता था। वो नहीं चाहता था कि कोई भी भारतीय ऊंचे पद पर जाए। वो चाहता था कि जितने भी ऊंचे पद है उस पर अंग्रेज रहे। ठीक है, जहां हमारी संख्या नहीं है जिसको कवर करने लायक, तभी भारतीय को लिया जाए। तो इस टाइप का भेदभाव चलता था। लेकिन 1833 का चार्टर अधिनियम आया। ठीक है, 1833 का जब चार्टर अधिनियम आया, जिसके तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, जिसे लॉर्ड विलियम बेंटिंक को। तो 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत ही, ठीक है, ये किया गया कि जितना भी कंपनी का पद है उसको परीक्षाओं के आधार पर भरा जाएगा। यानी कि अब कंपटीशन के थ्रू लोग आएंगे। यानी कि योग्यता ही अब सेवा का आधार होगा। योग्यता ही सेवा का आधार होगा। और इस तरह से सरकारी सेवाओं में भी भेदभाव का अंत कर दिया गया। ठीक है, भेदभाव का अंत कर दिया गया। पहले जाति, धर्म, रंग के आधार पर भेदभाव किया जाता, सबको समाप्त कर दिया गया। तो ये हो गया सरकारी सेवाओं में भेदभाव का अंत। ठीक है, अब इसके बाद से नोट करिए आप लोग कि समाचार पत्रों के प्रति उदार नीति। यानी कि समाचार पत्रों के प्रति उदार नीति। समाचार पत्रों के प्रति उदार नीति, यानी समाचार पत्र जो प्रकाशित होते थे उस पर बहुत सारे पहले प्रतिबंध थे। अब इस समय क्या हुआ कि ये उदार विचारधारा का था, क्योंकि ये लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो था पहले से ही उदारवादी विचारधारा का व्यक्ति था। ठीक है, तो ये नहीं चाहता था कि जो समाचार पत्र है उस पर प्रतिबंध लगे। यह मानता था कि समाचार पत्र जो हैं ये हमें सेफ्टी वाल्व का काम करते हैं। अगर किसी प्रकार का कोई भी, अगर मान लीजिए विचारधारा से या किसी नियम कानून से किसी भी प्रकार का विरोध होता है तो वो इसे पता चलेगा। यहाँ तक ये खुद ही सैनिकों के भत्ते जब काटे थे तो उसमें भी समाचार पत्रों में इसके विरोध में लिखा गया था। फिर भी यह नहीं चाहता था कि समाचार पत्र पे प्रतिबंध लगे। ठीक है, लेकिन इसको जब यह प्रतिबंधित करने के लिए, जैसे कि भारतीय जो समाचार पत्र के प्रतिपादक थे या अंग्रेज जो थे, ठीक है, तो इन लोगों ने इसके बारे में कहा कि हमें और स्वतंत्रता दी जाए। तो यह आश्वासन दिया था कि यह विचाराधीन है, मैं भी चाहता हूं कि आप लोग को स्वतंत्रता मिले। लेकिन दुर्भाग्य था कि ये तब तक वापस चला गया और समाचार पत्र का जो मुक्तिदाता बोला जाता है वो इसको श्रेय नहीं मिला, इसके बाद मेटकाफ को मिला था। ठीक है, तो ये हो गया समाचार पत्र के प्रति इसकी उदार नीति थी। ठीक है, अब इसके बाद से इस शिक्षा पर खर्च, ठीक है, शैक्षणिक सुधार। अगला लिख लीजिए, शैक्षणिक सुधार। ठीक है, अब देखिए 1833 के चार्टर अधिनियम जब आया था उससे पहले 1813 का चार्टर अधिनियम आया था और उसमें 1 लाख रुपया दिया गया था जो भारतीय शिक्षा पर खर्च करने के लिए। लेकिन उस समय खर्च नहीं हुआ। जब 1833 का चार्टर अधिनियम लागू हुआ तो इस समय, ठीक है, शिक्षा पर खर्च करने के लिए उस पैसे का प्रयोग किया गया, 1 लाख रुपये का। अब इसके लिए जो सार्वजनिक शिक्षा समिति थी, सार्वजनिक शिक्षा समिति, ठीक है, लिख लीजिए, सार्वजनिक शिक्षा समिति, और इसका अध्यक्ष बनाया गया था लॉर्ड मैकाले को। लॉर्ड मैकाले, ठीक है, लॉर्ड मैकाले को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। अब बोला गया कि इस पैसे को शिक्षा पर खर्च करना है। अब लॉर्ड मैकाले को ये लग रहा था
कि इसको शिक्षा पर किस टाइप से खर्च किया जाए, इस पर विचार लेना चाह रहा था। तो इसमें 2 भागों में लोग बटे हुए थे। कितने भागों में बटे हुए थे? शैक्षणिक सुधार में 2 भागों में, ठीक है। अब एक तरफ जो थे आपके विल्सन थे और प्रिंसेप बंधु थे, ठीक है। अब ये था कि प्राच्य शिक्षा, ठीक है, यानी कि जो शिक्षा चली आ रही थी पहले से उसके समर्थक, और एक जो बाद में अभी शिक्षा चल रही थी पाश्चात्य शिक्षा जिसमें अंग्रेजी भी था, इसके समर्थक। तो इसमें 2 लोग थे, ठीक है। प्रिंसेप बंधु थे, प्रिंसेप बंधु, और यहाँ पे ट्रेवेलियन। और ट्रेवेलियन को कौन समर्थन दे रहा था? ट्रेवेलियन को राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, ये पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे। और जो प्रिंसेप बंधु थे, ठीक है, प्रिंसेप बंधु थे, ठीक है, और इनके साथ में विल्सन था। कौन था? विल्सन था। ये लोग समर्थन कर रहे थे किसके? पहले से जो भारतीय शिक्षा चली आ रही थी उसका समर्थन कर रहे थे, ठीक है। और जो पहले से भारतीय शिक्षा चल रही थी इसका लॉर्ड मैकाले भी खिल्ली उड़ाता था। बोलता था कि जो भारतीय शिक्षाएं जैसे ज्योतिष, गणित, इतिहास, भूगोल, ये झूठे धर्म के बारे में, ठीक है, धार्मिक उसके हिसाब से है। ये बहुत ज़्यादा इसका खिल्ली उड़ाता था और बोलता था कि जो पाश्चात्य शिक्षा है इसका यह समर्थन करता था। यह बोलता था कि उच्च शिक्षा में जो माध्यम हो वो अंग्रेजी हो, वो क्या हो? अंग्रेजी हो, ठीक है। और इसका यह भी का नाम था कि जो भारतीय साहित्य है, ठीक है, अगर इसकी बोलता था कि जो पुस्तकों का, ठीक है, ये बोलता था कि जो पाश्चात्य शिक्षा की अगर एक अलमारी की पुस्तकों की तुलना अगर पूरे भारतीय और अरब के पूरे जो पुस्तकों से किया जाए तो भी यह अच्छा पड़ेगा पाश्चात्य शिक्षा के बारे में। इसका ये सोच था, ठीक है, इसका यह कहना था, ठीक है, इस टाइप का कहता था। और उसके बाद से ये बहुत ज़्यादा, जैसे कि आपका क्या बोलते हैं कि शिक्षा में जो 7 मार्च 1835 को एक प्रस्ताव द्वारा ये अंग्रेजी को भारत का उच्च शिक्षा का माध्यम माना, ठीक है। इसको भी नोट कर लीजिए कि 7 मार्च 1835 को यह प्रस्ताव पारित किया था। 7 मार्च 1835 को। इसमें उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी, उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो, ऐसा इसकी कहना था, ठीक है। तो ये था। इसके बाद से इसके और 1-2 वक्तव्य के बारे में कई बार आ जाता है, ठीक है, कि भारत में इसके जैसे कि जो शिक्षा के बारे में यह बोला था कि एक अच्छे पाश्चात्य पुस्तकालय की एक अलमारी भारत तथा अरब के समस्त साहित्य के बराबर है। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। उसके बाद से इसका एक और चीज़ कहना था कि जो भारतीय हैं, जो पाश्चात्य शिक्षा को प्राप्त करने वाले जो भारतीय हैं, ये रंग और रक्त से तो भारतीय हैं परंतु प्रवृत्ति और विचार से, बुद्धि से अंग्रेज हैं, ठीक है, इस टाइप का कहना था। और प्लस ये अपने पिता को भी एक पत्र लिखा था और उस पत्र में लिखा था कि यदि हमारी शिक्षा योजनाओं का अनुसरण किया गया तो बंगाल का प्रतिष्ठित वर्ग में आने वाले 30 वर्षों में एक भी मूर्ति पूजक नहीं रहेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन क्या है यूपीएससी में कई बार आ चुके हैं, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद से अगला नोट करिए, वित्तीय सुधार, ठीक है, वित्तीय सुधार। यहां तक हो गया। ये मीट नहीं ला रहा है, पूरा ठंडी के कारण चिपक जा रहा है, ठीक है। तो वित्तीय सुधार आप लोग लिख लीजिए। अब इससे पहले लॉर्ड विलियम बेंटिंक से पहले वित्तीय जो व्यवस्था थी, ठीक है, आर्थिक व्यवस्था, इसका बहुत ज़्यादा माने नुकसान था। माने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है घाटे में चल रही थी, क्योंकि जो आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था 24 से 26 में, इसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्थिक जो स्थिति थी बहुत ही कमज़ोर हो चुकी थी। अब इसको सुधार करने के लिए जो डायरेक्टर थे उन लोगों ने सलाह दिया और इसने क्या किया कि 2 समितियां बनाई, एक असैनिक और एक सैनिक।
और इनका जो रिपोर्ट है उसमें डायरेक्टरों का भी कहना था, उनका भी तत्काल एक वो था कि जल्दी से जल्दी जो सैनिक है, ठीक है, अब ये सैनिकों का जो भत्ता है उसमें यह कटौती कर दिया कि भत्ता आधा मिलेगा। जो बंगाल से 400 वर्ग मील के अंदर का सेवा दे रहे हैं तो उनके आधा जो भत्ता था, ठीक है, वो काट दिया जाएगा। यानी भत्ता का मतलब इनके पेमेंट के बाद जो एक्स्ट्रा पैसा मिलता है, जैसे कि ये कहीं जाते हैं ट्रेवलिंग के लिए या कहीं ऐसे जगह पे कार्य करें, युद्ध लड़ते थे, युद्ध के लिए भी एक्स्ट्रा भत्ता दिया जाता, तो उन सबों में कटौती कर दिया गया, ठीक है। और उसके बाद से जो कोयला और लोहा इसके उत्पादन में भी बढ़ोतरी किया गया, प्लस अफीम जो था, अफीम को कहा गया कि जो मुंबई पोर्ट ट्रस्ट है वहीं से कहीं भी निर्यात होगा, जिससे कि निर्यात टैक्स मिल सके। और इस तरह से इसने वित्तीय स्थिति को सुधार दिया और जो पहले इसका बहुत ज़्यादा घाटे में कंपनी चल रही थी वो अब फायदे में चलने लगी, उसको अब फायदा होने लगा। तो इस टाइप से इसने क्या किया कि वित्तीय सुधार भी किया, ठीक है। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। और इसके बाद से न्यायिक सुधार, ठीक है, न्यायिक सुधार। तो न्यायिक सुधार में इसने क्या किया, लिख लीजिए न्यायिक सुधार। अब लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में एक पद का सृजन हुआ था, न्यायाधीश पद का, ठीक है। और न्यायाधीश जो है अलग और प्लस कलेक्टरों का अलग रहता था। इसने क्या किया कि इस दोनों को एक कर दिया, बोला न्यायाधीश पद को समाप्त करके उसके जगह पे कलेक्टरों को ही कर दिया कि यही न्याय का भी कार्य देखेंगे, न्याय का भी कार्य देखेंगे, इस टाइप का किया। उसके बाद से बहुत सारे न्यायालयों को ये बंद करवा दिया, ठीक है। और जो दंडनायक माने आपका जो कलकत्ता में जो था सदर दीवानी और सदर निजामत अदालत, ठीक है, इसके जगह पर ये दीवानी तथा सदर निजामत, जो सदर दीवानी सदर निजामत अदालत को इलाहाबाद में ला दिया कि ये इलाहाबाद और दिल्ली के लोग जो कलकत्ता जाते थे इतना दूर इन्हें न जाना पड़े, अब इलाहाबाद में ही ये अपना न्यायिक कार्य देख ले। तो इस तरह से इसने न्यायिक सुधार भी किया था, ठीक है। तो ये सब कार्य किया। उसके बाद भारतीय रियासतों के प्रति नीति, ठीक है, ये भी था इसका कि भारतीय रियासतों के प्रति भी नीति थी। अब बैटिंग ने क्या किया, लॉर्ड विलियम बैटिंग ने अब जो अव्यवस्था का यह आरोप लगा करके, ठीक है, और 1831 के करीब में इसने मैसूर और 1834 में कुर्ग, ठीक है, और कछार रियासतों को अपने प्रदेश में मिला लिया, ठीक है। तो ये कार्य किया। अब हम लोगों ने पढ़ लिया लॉर्ड विलियम बैटिंग के बारे में, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा एक बार और हम लोग दोहरा लेते हैं, क्या क्या इसके बारे में पढ़े। तो सबसे पहले सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया, कई बार क्वेश्चन आ चुका है, लॉर्ड विलियम बैटिंग ने राजा राममोहन राय के सहयोग से। अब इसके बाद से फिर ठगों का अंत किया, और दूसरा जो था ठगों का अंत करने के बाद से जो राजपूत राजा थे उनमें कन्याओं का जो पैदा होते ही लड़कियों का वध कर दिया जाता था उस पर भी प्रतिबंध लगाया, प्लस मानव का नरबली यानी उनके सिर को चढ़ा दिया जाता था काट के मंदिरों में, उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है। तो ये हुआ। फिर ठगों पे प्रतिबंध लगा दिया, और उसके बाद से फिर शिक्षा में सुधार किया, शिक्षा में सुधार किया। फिर आपके ये जो आर्थिक सुधार किया, आर्थिक सुधार किया। तो इस टाइप का सुधार लॉर्ड विलियम बैटिंग ने किया, ठीक है। तो फिर सरकारी सेवाओं में भेदभाव का अंत, अंग्रेजों को शिक्षा का साधन, अंग्रेजी को शिक्षा का साधन बनाना, ठीक है। 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत ये क्या किया था कि जो शिक्षा के माध्यम अंग्रेजी को बनाया था, ठीक है। तो ये सब हम लोग पढ़े, लगभग आप लोगों को लॉर्ड विलियम बैटिंग के बारे में समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम पूरे बंगाल के गवर्नर प्लस गवर्नर जनरल, जो लॉर्ड विलियम बैटिंग अंतिम गवर्नर जनरल था, यहां तक हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। तो ये हम लोग ट्रिक नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो नोट करिए आप लोग, देखिए एक तरीका आप लोग को मैं याद करने का बता देता हूं, इससे आप लोग को पूरा पता चल जाएगा। और जितनी भी
वीडियो है इससे अभी तक बंगाल के गवर्नर जनरल से, इसको आप जब विधिवत पढ़ेंगे तो स्टेट पीसीएस के लिए बहुत फायदा होगा आपको, इसमें से क्वेश्चन ज़्यादातर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसका एक ट्रिक है और हम लोग थोड़ा सा गाने के माध्यम से, गाने जैसे उसको करेंगे। ठीक है, कब कब को 4 बार प्रयोग करेंगे। कब 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 ऐसे करना है, कब 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 कब। ठीक है, बालों में है हेस्टिंग बैटिंग, तो इस तरह से लिखो। कब, मैं बताता हूं, फिर कब, फिर कब, फिर कब, कब 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 कब। ठीक है, बालों में है एमहर्स्ट बैटिंग, ये हम लोग पढ़े। अब मैं इनका नाम नहीं लिखाऊंगा, बोलते जा रहा हूं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। क से रॉबर्ट क्लाइव, ब से बेंसीटार्ट, फिर रॉबर्ट क्लाइव, फिर बेरेलस्ट, फिर कर्टियर, फिर कर्टियर आ गया, फिर कर्टियर के बाद से बारेन हेस्टिंग, बारेन हेस्टिंग, उसके बाद से कर्नवालिस, कर्नवालिस के बाद से बेलेजली। ठीक है, उसके बाद से लॉर्ड बार्लो, बार्लो, और में से मिंटो, मिंटो प्रथम। ठीक है से लॉर्ड हेस्टिंग, और एमहर्स्ट और लॉर्ड विलियम बैटिंग। क्लियर है, फिर एक बार देखते हैं। क से रॉबर्ट क्लाइव, उसके बाद से बेंसी टार्ट, फिर रॉबर्ट क्लाइव, फिर बेरेलास्ट, उसके बाद से फिर यहाँ पे कर्टियर और बारेन हेस्टिंग। बारेन हेस्टिंग जो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। उसके बाद से फिर लॉर्ड कर्नवालिस, फिर लॉर्ड कर्नवालिस के बाद बेलेजली, बेलेजली के बाद सर बार्लो, फिर मिंटो प्रथम, लॉर्ड हेस्टिंग, एमहर्स्ट और लॉर्ड विलियम बैटिंग। क्लियर हो गया, और मुझे आशा है कि आप लोगों को अच्छा से समझ में आ गया होगा। एक बार और लॉर्ड विलियम बैटिंग के बारे में आप लोग जान जाइए कि क्या क्या सुधार किया था, ताकि आप लोग इसको नहीं भूलेंगे। ठीक है, अब सती प्रथा का इसने अंत किया था। ठीक है, 1829 में, और नियम 17 के तहत। ठीक है, दूसरा ठगी प्रथा का अंत, ठगी प्रथा का अंत 1830 में किया। ठीक है, उसके बाद से सरकारी सेवाओं में भेदभाव का अंत, सरकारी सेवाओं में क्या किया, भेदभाव का अंत, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ लिए। उसके बाद समाचार पत्रों के प्रति उदार नीति, उसके बाद नैतिक तथा बौद्धिक विकास के लिए शैक्षणिक सुधार, जो शैक्षणिक सुधार किया। ठीक है, शिक्षा में सुधार, और उसके बाद वित्तीय सुधार किया, उसके बाद न्यायिक सुधार किया। मुझे आशा है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।